लोकसभा चुनाव का समापन हो गया है और सीवान पे एक बार फिर एनडीए कब्जा हो गया है। सीवान में माना जा रहा था कि त्रिकोणीय लड़ाई है, एनडीए वर्सेस निर्दलीय और जो राजद से प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी, तीनों लोग में लड़ाई की बात की जा रही थी। लेकिन एक बार फिर सीवान में एनडीए का कब्जा हो गया है और तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीवान के सीनियर जर्नलिस्ट जो है प्रमोद रंजन जी एक बार फिर मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के दर्शकों को। अच्छा सर, सीवान में त्रिकोणीय लड़ाई माना जाता था, लेकिन सीवान में एक बार फिर एनडीए कब्जा हो गया। कैसा लड़ाई रहा सीवान का, क्या कुछ सामने आया? देखिए, आप ही के चैनल पर चुनाव के पूर्व हमने एक समीक्षा की थी और मैंने उसमें आपको ये बताया था कि ये लड़ाई त्रिकोणात्मक है, लेकिन मतगणना के दिन ये लड़ाई दल और निर्दल के बीच हो जाएगा। और हुआ भी यही। एनडीए के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के बीच ये मुकाबला रह गया। क्योंकि आपने देखा होगा, आप भी मतगणना में थे, आपने ये देखा होगा कि जो फर्स्ट राउंड से जब ये रिजल्ट आने शुरू हुए, हिना वर्सेस विजय लक्ष्मी कुशवाहा के बीच ये चल रहा था। दूसरी बात ये है कि मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं इस मुद्दे पर कायम हूँ और इस अपनी बात पर कायम हूँ कि मैंने कहा था कि मोदी फैक्टर काम करेगा। मैंने ये बात बताई थी कि जो महिलाओं को अनाज मिल रहा है या जिनकी निष्ठा राम मंदिर के प्रति है, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए प्रत्याशी को ही वोट देंगे। और हुआ भी यही। आपने देखा कि आपने 6 विधानसभाओं का रिजल्ट देखा है, एक रघुनाथपुर में छोड़कर बाकी 5 जगहों पर एनडीए प्रत्याशी आगे रही। तो ये सीधे झलकाता है कि नरेंद्र मोदी का जो जलवा है वो अभी सीवान में बरकरार था। और यही कारण था कि हिना साहब दूसरे नंबर पर आ गई। हालांकि चुनाव जब चल रहा था तो ये सबको लग रहा था कि इस बार रिजल्ट कुछ और होगा, लेकिन सब लोग ये भी मान रहे थे कि लड़ाई त्रिकोणात्मक है। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक बड़े पुराने नेता अवध बिहारी चौधरी जी को वहाँ प्रत्याशी बनाया था। हिना साहब भी स्वर्गीय मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की पत्नी हैं और लगातार वो भी ये चौथी चुनाव लड़ रही थी, इसलिए उनका भी अपना क्षेत्र में प्रभाव है। हालांकि विजय लक्ष्मी जी को एनडीए ने पहली बार उतारा था मैदान में। इसके पहले कविता सिंह जेडीयू से प्रत्याशी थी और विजय लक्ष्मी आई थी। तो ये लग रहा था कि ये लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का 1-2 दिन बच गया, ये लड़ाई दलीय और निर्दलीय के बीच आ गया। इसका कारण ये था कि एक तरफ मोदी फैक्टर काम करने लगा, जिसकी वजह से जो महिलाएं थीं या ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जो राम मंदिर के भक्त थे, उनके दिमाग में ये बात थी तो उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को वोट दिया। हिना साहब को वो वोट मिला जो हिना साहब के प्रति समर्पित लोग थे, जिनकी इच्छा थी कि हिना साहब को एक बार मौका मिले और हिना साहब यहाँ से जीत कर जाएं और विकास का कुछ काम हो सके। उन लोगों ने हिना साहब को वोट दिया। अवध बिहारी चौधरी जी को वोट मिला तो अवध बिहारी जी चौधरी के वोट में इसलिए वहाँ वो 3 नंबर पर चले गए कि मैं खुले शब्द में बता रहा हूँ कि वहाँ एमओआई समीकरण ने काम नहीं किया। अगर एमओआई समीकरण काम करता रहता तो निश्चित रूप से अवध बिहारी जी लड़ाई में रहते। लेकिन एमओआई समीकरण, इस चुनाव में एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि सीवान में एमओआई समीकरण ध्वस्त हो गया है, क्योंकि हिना साहब को लोगों ने हिना साहब को वोट कर दिया और अवध बिहारी चौधरी जी के लोगों ने अवध बिहारी जी को वोट कर दिया और इसी का ज़्यादा बेनिफिट एनडीए प्रत्याशी को मिला। अच्छा, जिस तरह हिना साहब को लगातार बताया जा रहा था कि सीवान में स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो हिना साहब के साथ खुलकर रहे हैं, लगातार उनके साथ भगवाधारी तो चुनरी उनको उठाया जा रहा था। मतलब अब की बार सीवान जो पूरा था, मतलब भगवा में लड़ाई लोग बात कर रहे थे। लेकिन हालात ये हुआ कि लगभग एनडीए प्रत्याशी जो है 93,000 कुछ वोटों से जो है जीत हासिल की हुई है। लोग बता रहे थे कि स्वर्ण के जो वोटर लोग हिना साहब की मदद करेंगे, लेकिन आखिर क्या हुआ? अंततः जाकर क्या स्वर्ण लोग भी एनडीए को वोट किए हुए हैं? देखिए, इसमें मेरी समझ से 2 ही चीज़ था। या तो सवर्णों की जो आप बात कर रहे हैं, या तो उनका वोट का जो परसेंटेज था वो गिर गया, उन्होंने वोट ही नहीं कम कर दिया, या अगर उनका वोट पड़ा तो वोट जो जितना हिना साहब को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चला गया। यही कारण था कि जो पहले से ये लग रहा था कि सवर्ण वोटों का ज़्यादा परसेंटेज हिना साहब के साथ है, वो उनको नहीं मिल सका। अच्छा, एक और बात बना जाए कि जिस तरह हिना साहब जो है रघुनाथपुर विधानसभा से लीड की हुई है,
लेकिन बढ़िया जो हिना साहब का गढ़ माना जाता था, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब थे उस गढ़ माना जाता था बढ़िया, लेकिन बढ़िया से अब की बार हिना साहब का हार का सामना करना पड़ा। यानी 6 विधानसभा में बस एकमात्र विधानसभा है रघुनाथपुर विधानसभा, वहाँ से लीड की हुई है, लेकिन बाकी सभी विधानसभा से दरौंदा हो गया, जीरादेह हो गया, दरौली हो गया, सीवान सदर हो गया, और खासकर बढ़िया जो हॉट स्पॉट माना जाता था मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से, जहाँ पे हमेशा वहाँ से जीत हासिल करते थे, लेकिन अब की बार वहाँ से हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लग रहा है कि बढ़िया में जहाँ पे जलवा हमेशा चलता था, अब की बार जलवा बरकरार नहीं रहा? नहीं, देखिए आप स्पेशली बरड़िया की जो बात कर रहे हैं, तो अब तो इसको इस रूप में ही आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने वोट किया वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर गए। और दूसरा फैक्टर ये भी मुझे समझ में आता है कि जैसे आपने कहा कि सवर्णों का वोट हिना साहब के साथ शुरू से था, जो रुझान दिखाई पड़ रहा था या जो देखा जा रहा था, लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि मेरी समझ से जो आता है, जो हम अपनी पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखते हैं, कि मुझे ये लगता है कि जिस इलाके में सवर्णों का वोट अगर हिना साहब के साथ रहा, तो वहाँ मुझे अब लगता है कि तब जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या दलित लोग थे या कमज़ोर, वो पीछे हट गए और वो वोट अपना नहीं पोल किए हिना साहब को। मुझे अब ये लगता है, उनको लगा कि भाई अब यहाँ सब लोग तो बड़े लोग ही देख रहे हैं, तो अपने को पीछे खींच लिया। ये मेरी समझ है, ये हो भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मैं समीक्षा कर रहा हूँ 3 दिनों से, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आखिर क्या फैक्टर रहा कि हिना साहब का अगर इतना पहले से ही रुझान लोगों का उनके प्रति था, और इस तरह का पहले ही से चल रहा था कि सब लोग समझ रहे थे कि लड़ाई में यही है, लोगों का मुकाबला इन्हीं से होगा, वो सेकंड पोजीशन पर आ गई। और जब बरड़िया की बात है, तो बरड़िया के वोट का आप स्थिति देखिए कि जितना मार्जिन वहाँ एनडीए को मिला, वो भी एक आश्चर्यचकित कर देने वाला विषय था, क्योंकि ये सही बात है कि ये माना जाता है कि लेकिन एक चीज़ और आपको देखना होगा कि उसी बरहड़िया से जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह भी लगातार विधायक रहते हैं, वहीं से जीतते हैं। तो इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जेडीयू का वहाँ प्रभाव है पहले से। हाल फिलहाल में आरजेडी को सीट आई है पहली बार इधर, लेकिन पहले से 3 बार 4 बार से तो श्याम बहादुर सिंह ही वहाँ से रहते थे विधायक के रूप में। तो ये मानिए कि वहाँ जेडीयू का प्रभाव है या श्याम बहादुर सिंह का प्रभाव है, जिसके कारण से ये बढ़त वहाँ जेडीयू को मिला है। मतलब ये माना जाए कि सिवान की जो लड़ाई अब की बार त्रिकोणीय जो मानी जाती थी, लास्ट में जाके मतगणना के दिन भी लगातार सुबह से ही एक फर्स्ट बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब कुछ वोटों से आगे चली, 2 बार आगे चली, उसमें से लगातार वो पीछे चलती आ गई। और बात करें जो राजद उम्मीदवार जो थे अवध बिहारी चौधरी, जो सिवान के काफ़ी चर्चित नेता में आते हैं, उनको 3 नंबर आना पड़ा। और लगातार राजद में बात किया जाता है एमवाई समीकरण, तो ये भी माना जाए कि सिवान में एमवाई समीकरण जो है काम नहीं किया है, बस यहाँ पे मोदी फैक्टर और निर्दलीय 2 बीच में लड़ाई रही है, बस यही माना जाए। निश्चित रूप से मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इस बार सिवान के लोकसभा के चुनाव में एमवाई समीकरण काम नहीं किया। एमवाई समीकरण अगर काम करता तो अवध बिहारी जी ही लड़ाई में रहते, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस परिणाम ने ये बता दिया है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किया है तो नरेंद्र मोदी का फैक्टर काम किया है, मोदी फैक्टर काम किया है और राम मंदिर का फैक्टर काम किया है, जिसके कारण लोगों का जो वोट का परसेंटेज था वो विजय लक्ष्मी जी के पक्ष में ज़्यादा गया। अच्छा, हिना साहब को जिस तरह हार का सामना करना पड़ा, चौथी बार हार का जिस तरह सामना करना पड़ा, तो क्या लग रहा है कि हिना साहब फिर एक बार आपकी नज़र से फिर अगली बार क्या राजनीतिक मैदान में आएगी या फिर चुनाव में मैदान में उतरेगी? देखिए, चुनाव नहीं लड़ना वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो तो लगातार समाज सेवा से जुड़ी रहती हैं और हर लोगों के यहाँ जो कोई कार्यक्रम हो वहाँ आती जाती हैं, कोई खेल का आयोजन होता है वहाँ पहुँचती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इससे पीछे हट जाएंगी। और रही बात कि चूँकि वो उनकी पत्नी है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जो लगातार अपने राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे, कहीं ना कहीं विकास के कार्य में या अपने लोगों के साथ वो सक्रिय रहे, तो मुझे लगता है कि अभी भी मेरा ओपिनियन जानिएगा तो मुझे लगता है कि हिना साहब सक्रिय रहेंगी और वो फिर समय आने पर अपनी सक्रियता और तेज कर देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ प्रबोध रंजन जी थे, इनके द्वारा लगातार जिस तरह बातचीत किया गया सिवान सीट पर, इनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि सिवान में मोदी फैक्टर और राम मंदिर के मुद्दे पर लोग यहाँ पे वोट किए हुए हैं, इसी कारण यहाँ पे एनडीए का जो है जलवा बिखर गया है। और यहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी थी विजय लक्ष्मी देव सांसद बन के चली गई है। लेकिन जिस तरह इनके द्वारा साफ तौर पर यह भी कहा कि हिना साहब और जो राजद के प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी, लगातार इस तरह बात किया जाता है राजद को लेकर कि एमवाई समीकरण जो है राजद के साथ है, लेकिन सिवान में एमवाई समीकरण जो था फेल था, इसलिए राजद के जो
प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी, उनको तीसरे नंबर पे आना, और लड़ाई जो था मान एनडीए वर्सेस जो है निर्दलीय था। इसमें जो नरेंद्र मोदी का फैक्टर था और राम मंदिर का जो मुद्दा था, इसी को लेकर एनडीए का जो सरताज था यहाँ सीवान में, एनडीए ने अपना सरताज अपने आप को पहना लिया है।